Hello student, welcome to my channel Bharat Academy. During this session we will discuss Big M method. Now this is your Big M method and this is also called penalty method. Actually this is Charney's Big M method. There are certain steps which you have to follow. First step is that express LPP in standard form. Express LPP in standard form. First step is this. In this we introduce slack variables, surplus variables and artificial variables to the left hand side of the constants. देखिए कई कांस्टेंट्स होंगे किसी एलपीपी में. कांस्टेंट्स मीन्स इनइक्वालिटी और इक्वालिटीज हो सकती है. उनको इक्वेशंस बनाने के लिए हमें कुछ वेरिएबल्स यूज करने होते हैं, कुछ स्लैक वेरिएबल्स जिसको हम ऐड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में जिससे कि वो इक्वेशन बन जाए. सरप्लस वेरिएबल जो कि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कांस्टेंट जिससे वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए. और आर्टिफिशियल वेरिएबल जो बाद में जाके हमें यूनिट मैट्रिक्स बनाने में हेल्प करे. तो ये करते हैं सबसे पहले. दिस इज योर फर्स्ट स्टेप. सेकेंड पॉइंट इन दिस इज दैट अल्टीमेटली वी रिमूव these artificial variables and would not allow them to appear in final simplex table. अब जो आर्टिफिशियल वेरिएबल हम इंट्रोड्यूस करते हैं अल्टीमेटली आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप वी ट्राई टू रिमूव दोज आर्टिफिशियल वेरिएबल और लास्ट सिंप्लेक्स टेबल में वो बिल्कुल दिखना भी नहीं चाहिए. ये सेकंड पॉइंट. तीसरा पॉइंट ये है देन वी अप्लाई द सिंप्लेक्स मेथड. सिंप्लेक्स मेथड हम अप्लाई करते हैं जो हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया. व्हाइल अप्लाइंग द सिंप्लेक्स मेथड जब हम सिंप्लेक्स मेथड को अप्लाई करते हैं तो कुछ वेरिएबल हमें आउटगोइंग होते हैं, उसमें कुछ एंटरिंग होते हैं. अगर आपका कोई भी एक आर्टिफिशियल वेरिएबल आउटगोइंग वेरिएबल बनता है तो करते क्या हैं कि वी ड्रॉप दैट आर्टिफिशियल वेरिएबल. उस आर्टिफिशियल जब हम नेक्स्ट टेबल बनाते हैं तो उस आर्टिफिशियल वेरिएबल को हम ड्रॉप कर देते हैं, उसको नहीं लिखते. एंड ऑल द एंट्रीज ऑफ द कॉलम्स ऑफ करस्पॉन्डिंग दैट आर्टिफिशियल वेरिएबल आर रिमूव्ड. और जितने भी उस आर्टिफिशियल वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग कॉलम में जितने भी एंट्रीज होंगी उनको भी हम नहीं लिखते in next improved table, simplex table. Then we proceed as simplex method to solve the LPP. तब हम जैसे सिंप्लेक्स मेथड में करते थे बिल्कुल सारे स्टेप्स वही करके उस LPP को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट बिग एम मेथड. देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं बिग एम मेथड पे. यह है सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय बिग एम मेथड. मिनिमम z इज इक्वल टू x1 प्लस x2 सब्जेक्ट टू दीज कॉन्स्टेंट्स 2x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x1 प्लस 7x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 और x1 x2 आर नॉन नेगेटिव. देखिए ये तुम्हारा आपका एलपीपी दिया हुआ है. पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखिए बिग एम मेथड है, मुझे क्या क्या कसरत करनी है. सारे कांस्टेंट्स यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू हैं तो मुझे सरप्लस वेरिएबल चाहिए होंगे दो क्योंकि दो इनइक्वालिटीज़ हैं तो दो सरप्लस वेरिएबल चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए. एक S1 S2 और दो ही इन कॉन्स्टेंट्स हैं तो उसमें दो आर्टिफिशियल वेरिएबल भी मुझे चाहिए. तीन होते तो तीन आर्टिफिशियल वेरिएबल ले लेते. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म
SLPP जिसे बोलते थे, वी इंट्रोड्यूस सरप्लस वेरिएबल्स S1 S2 and two artificial variables A1 and A2, ये भी हो गया. And then assigning a big negative price, and then assigning a big negative price minus m to the artificial variables A1 and A2 in objective functions. ये सारी चीज़ें हम करते हैं. देखिए क्या करना, इसको फिर से लिख दो, फिर मैं अभी बताता हूँ. पहले तो मिनिमम z है, इसको मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इसको मिनिमम z है तो इसको मैक्सिमम z, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस था, z स्टार समझो, दिस विल बी मिनिमम ऑफ -z, तो ये दिस विल बिकम -x1 -x2. दिस इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन. नाउ सब्जेक्ट टू, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है. ग्रेटर देन इक्वल टू इनइक्वालिटीज है तो सरप्लस वेरिएबल का इस्तेमाल करूँगा. तो दिस विल बिकम 2x1 प्लस x2. यहाँ था ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड से बड़ी है, तो इक्वल कब होगा, जब इसमें से कुछ घटाऊंगा तभी तो इक्वल होगा. तो 2x1 प्लस x2 माइनस s1, और इसको ज़रा गैप रखना जानबूझ के, मुझे मैट्रिक्स बनानी है. और मैंने बोला था आर्टिफिशियल वेरिएबल भी हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, तो प्लस A1 हो गया. इसी तरह से दूसरा जो कांस्टेंट है x1 प्लस 7x2, और ये जरा गैप रखना, माइनस s2, यहाँ सेकंड सरप्लस वेरिएबल सब्ट्रैक्ट होगा, और प्लस वो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स सेकंड वाला A2 इज इक्वल टू ये बना 7. तो ये मैंने गैप इसलिए रखा. अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो वेरिएबल्स हैं मेरे x1 x2 तो थे ही, s1 s2 दो सरप्लस वेरिएबल, और A1 A2 दो आर्टिफिशियल वेरिएबल, और ये सारे के सारे नॉन नेगेटिव होंगे. देखिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म जब बनाऊंगा तो मैंने जानबूझ के गैप रखे हुए, वो इसलिए रखे हुए हैं इसमें कि जब मैट्रिक्स बनाऊंगा तो सारे वेरिएबल मुझे शो करने पड़ते हैं, कौन से प्रेजेंट हैं कौन से एब्सेंट है वो भी दिखाना पड़ता है. तो फर्स्ट में आप देख रहे हैं कांस्टेंट में -s1 लिया हुआ है, s2 इसमें है नहीं, तो इसको मैं लूँगा 0s2 प्लस A1 इसमें है, वो प्रेजेंट है, A2 नहीं है, तो इसको लिखूँगा 0A2. ये ध्यान देना. इसी तरह से दूसरा जब मैंने इसको बनाया इक्वेशन, तो यहाँ S1 नहीं है, तो 0s1 बोल दूंगा मैं इसको, 0s1, और माइनस s2 तो ले ही रखा. A1 नहीं है, तो यहाँ A1 नहीं है, तो इसको 0A1 लूँगा, और प्लस A2. अब मैं इसको इक्वेशंस को तो मैंने सेट कर दिया. इसी तरह से जो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस है तुम्हारा, वो मैक्सिमम होना चाहिए हमेशा, वो मैंने बना दिया -1 से मल्टीप्लाई करके. लेकिन आगे के वेरिएबल्स की क्या कहानी है वो सुनो. इसमें करते क्या है, आप देख रहे हैं कि s1 s2 नहीं है, तो 0s1 प्लस 0s2. फिर साफ लिखा है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में बिग एम मेथड में करते क्या हैं, जो आर्टिफिशियल वेरिएबल होता है उसको हम बहुत एक बिग नेगेटिव प्राइस असाइन कर देते हैं -m से. तो -m इंटू A1 और -m इंटू A2 ये होता है. ये ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में ये कर देते हैं. m इज ए वेरी बिग नेगेटिव प्राइस, बिग नेगेटिव प्राइस. वो तुम्हारा 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, कुछ भी लिया जा सकता है, इसको बड़ी प्राइस है. तो इसमें इसलिए इसको करते हैं. अब करते क्या है, इधर देखो, अगर A1 A2 की वैल्यू यहाँ देखो, यहाँ A1 इज इक्वल टू 1 रख लिया, A2 इज इक्वल टू 3 लिख दिया, तो आप देखेंगे जब A1 1 ले लिया, A2 3 ले लिया,
तो यहाँ देखेंगे मैक्सिमम कब आएगा, m तो ऑलरेडी तुम्हारा बहुत बड़ी वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू, 100 भी ले लिया तो 1 करा तो -100 हो गया, यहाँ 100 भी मान रखा, 100 × 3 ये -300 हो गया। तो कुल मिला के ये पूरा मैक्सिमम कहाँ आएगा, इसको मैक्सिमम बनाने के लिए आगे करेंगे क्या, ये नहीं चलेगा। देन a1 भी अगर 0 ले लो और a2 भी अगर 0 ले लें, तो 0 लेने का मतलब अगर a1 a2 दोनों के दोनों हम ड्रॉप कर दें या रिमूव कर दें, तो तब जाके हमारा जो फंक्शन है वो मैक्सिमम आएगा। इसीलिए यही कोशिश करते हैं। ये आर्टिफिशियल वेरिएबल एक तरह का मैंने बताया था, कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है इसका, फिक्सिशियस वैल्यू है। तो ये इस तरह से हम किसी भी बिग एम मेथड में हम स्टैंडर्ड एलपीपी को अपना बनाते हैं। देखिए अब जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में ये एलपीपी निकाली है, इसी से अब इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस निकालूंगा मैं सिंप्लेक्स टेबल के लिए। देखिए इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस निकालने के लिए, नाउ इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस के लिए फिर से मैट्रिक्स बना दीजिए आप। ये जितने भी वेरिएबल मैंने इंट्रोड्यूस करी, x1 x2 s1 s2 a1 a2, ये हो गया x1 x2 s1 s2 a1 a2, ये कर दिया और इसका मैट्रिक्स बना लीजिए। इससे ही हमें बेसिक वेरिएबल और नॉन बेसिक वेरिएबल का आइडिया आता है। तो देखिए दोनों जो इक्वेशंस है हमारी, ये इनसे आप इनके कोफिशिएंट्स लिख दो। x1 का कोफिशिएंट दिस इज 2, x2 का कोफिशिएंट हेयर दिस इज 1, s1 का कोफिशिएंट -1, s2 का कोफिशिएंट 0, a1 का कोफिशिएंट इन फर्स्ट इक्वेशन दिस इज 1 और a2 का कोफिशिएंट 0। सेकंड इक्वेशंस देखिए इस वाले से, x1 का कोफिशिएंट 1, x2 का कोफिशिएंट 7, s1 का कोफिशिएंट यहाँ 0, s2 का कोफिशिएंट -1 और a1 का कोफिशिएंट यहाँ 0 और a2 का कोफिशिएंट 1। तो यहाँ से देख लीजिए इस मैट्रिक्स से साफ क्लियर नज़र आ रहा है। मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों आर्टिफिशियल वेरिएबल लेते हैं। अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल को न लिया होता मैंने, सपोज करो s1 s2 को ही मैं चेक कर रहा होता, तो मेरा मैट्रिक्स मिलता -1 0 0 -1, विच इज़ नॉट अ यूनिट मैट्रिक्स, विच इज़ नॉट अ यूनिट मैट्रिक्स। तो आप समझ गए होंगे कि केवल सरप्लस वेरिएबल लेने की से ही मुझे बेसिक वेरिएबल नहीं मिलेंगे। इसीलिए a1 a2 जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स है वो मुझे इंट्रोड्यूस करने पड़े। a1 a2 देखो, a1 a2 इसका मैट्रिक्स देखिए, दिस इज 1 0 0 1 विच इज ए यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। और इससे साफ नज़र आ गया कि a1 एंड a2 आर बेसिक वेरिएबल। मेरे यहाँ सीधे तौर पे ये बेसिक वेरिएबल्स मुझे मिल गए। और जो ये बचे हुए वेरिएबल्स हैं x1 x2 s1 s2, दीज आर कॉल्ड नॉन बेसिक वेरिएबल, नॉन बेसिक वेरिएबल। तो ये सब, इससे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है कि मैं आर्टिफिशियल वेरिएबल को क्यों इंट्रोड्यूस करता हूँ जिससे मुझे ये यूनिट मैट्रिक्स मिल जाता है। ये देखिए इसी से मैं पता लगा पाता हूँ कि a1 a2 बेसिक वेरिएबल है, बाकी बचे हुए जितने भी वेरिएबल है ये नॉन बेसिक वेरिएबल है। तो इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशंस निकालने के लिए क्या करते हैं कि हम स्टार्टिंग में ये मान के चलते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट अर्न है दैट इज़ 0। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए जो नॉन बेसिक वेरिएबल है, नॉन बेसिक वेरिएबल, इनको हम 0 लेके चलते हैं। x1 x2 s1 s2 ऑल आर इक्वल टू 0। तो ही अगर ये सारे 0 हैं तो ये दो इक्वेशंस देखिए ये सारे 0 हैं, तो यहाँ देखो ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो a1 की वैल्यू मिल जाएगी 3। तो देन a1 इज इक्वल टू 3। यहाँ देखो सेकंड में देखिए x1 भी 0 x2 भी 0 s1 भी 0 s2 भी 0, a1 के आगे 0 तो है ही। तो यहाँ से a2 की वैल्यू तुम्हारी 7 आ जाती है, 7। और ये सब को मिला के जो प्रॉफिट है एंड वो जेड हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। चेक करो ना, ये चीज़ करते हैं हम। देखिए स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल हमने यहाँ फॉर्म की, ये एग्जैक्टली वही है जो हमने लास्ट
क्लास जब ली थी सिंप्लेक्स टेबल पे, वही बनाना है सारा, कुछ भी नया नहीं करना। ये सीजे है तुम्हारा, सीजे मतलब कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स इन ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। कोफिशिएंट ऑफ x1 इज -1, कोफिशिएंट ऑफ x2 इज -1, कोफिशिएंट ऑफ s1 इज 0, कोफिशिएंट ऑफ s2 इज 0, कोफिशिएंट ऑफ a1 इज -m, कोफिशिएंट ऑफ a2 इज -m। ये लिख दिया। ये cb यहाँ कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, वो अभी निकाल बता देंगे। यहाँ बेसिक वेरिएबल होगा, यहाँ xb वैल्यूज ऑफ द बेसिक वेरिएबल क्या क्या है, ये x1 x2 s1 s2 a1 a2, ये हमारे सारे के सारे वेरिएबल्स हैं। अब मैं यहाँ जो मैट्रिक्स बनाई उसको यहाँ लिख दूंगा। CB देखिए, CB यहाँ बेसिक वेरिएबल मेरे कौन कौन से मिले, साफ नज़र आया था कि a1 a2 वर बेसिक वेरिएबल, ये a1 हो गया, ये a2 हो गया हमारा बेसिक वेरिएबल। यहाँ देखिए आप a1 का जो कोफिशिएंट है, यहाँ देखो a1 का कोफिशिएंट दिस इज -1 -m, a2 का कोफिशिएंट देखो दिस इज अगेन -m, और xb की जो वैल्यू थी, वैल्यूज ऑफ द बेसिक वेरिएबल, यहाँ देखो यही तो बेसिक वेरिएबल है मेरे, बेसिक वेरिएबल यही तो मेरे बेसिक वेरिएबल है, a1 एंड a2। a1 इज इक्वल टू 3 ये लिख दिया, a2 इक्वल टू 7 ये लिख दिया। अब x1 x2 s1 s2 में पूरी मैट्रिक्स में ये जो वैल्यूज हैं वो उतार दीजिए, 2 1 -1 0 1 0, और ये है 1 7 0 -1 0 1, ये हो गया। ये सारी बातें वही हैं जैसे पिछली थी। अब मैं इसमें क्या करूँगा, ZJ निकालने की कोशिश करूँगा। ZJ यू नो दिस इज समेशन CB इंटू XB होता है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो -m इंटू 3 -3m -m इंटू 7 -7m, इन दोनों को जोड़ेंगे -3m -7m, तो दिस इज -10m, ये हो गया। इसको यहाँ करेंगे तो -2m -m, ये हो गया, -2m -m -3m हो गया, -m और -7 तो -8m हो गए, 8m। यहाँ करूँगा -m यहाँ m हो गया, माइनस प्लस और m इंटू 0, ये 0 हो गया, -m इंटू 0 0 और -m -1 ये हो गया +m। -m को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा -m, और यहाँ करूँगा तो 0, तो दिस इज -m। -m को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा 0, तो -m को 1 से करूँगा तो दिस इज -m। ये तो हो गया z की वैल्यू। अब निकालूंगा ZJ -CJ, ZJ -CJ ये हो गया हमारा। यहाँ देखिए ये CJ की वैल्यू -1 है, यहाँ ZJ की वैल्यू -3m है, तो -3m में से CJ घटाऊंगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3m +1 हो जाएगा। ये बैठा -8m में से -1 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो -8m +1 हो जाएगा। m -0 दिस इज m, m -0 दिस इज m, -m, अरे ये -m में से -m घटाया ये 0, -m में से -m घटाया सेम है, ये भी 0। अब आप देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें m जो हुआ है, m इज ए वेरी बिग नेगेटिव प्राइस, यू नो। इसको मैंने यहाँ ले लिया, सपोज m इक्वल टू 100 ले लिया, सपोज कीजिए हमने। तो मैं इसमें ये देखने की कोशिश करूँगा कि सबसे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ हम अगर m की वैल्यू 100 डालता हूँ तो -300 +1 -299 -8m +1 तो -800 +1 ये -799, और ये करूँगा तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू यू विल फाइंड दिस वन, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू। इससे तुम्हें इंटरिंग वेरिएबल मिल जाएगा, ये इससे तुम्हें ये इंटरिंग वेरिएबल x2 मिल गया, ये मोस्ट नेगेटिव वैल्यू हो गया। अब देखो ये इंटरिंग वेरिएबल तो रहेगा, लेकिन ये बेसिक वेरिएबल में से a1 को रिप्लेस करेगा या a2 को रिप्लेस करेगा, अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। इसको क्लियर करने के लिए क्या करते हैं, मिनिमम रेशियो निकालते हैं, मिनिमम रेशियो ऑफ XB अपॉन इंटरिंग वेरिएबल। वही मेथड है जो सिंप्लेक्स मेथड में इंटरिंग वेरिएबल,
यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स बी अपॉन एंटरिंग वेरिएबल तुम्हारा यहाँ है x2, बट ये है कि x2 शुड बी ग्रेटर देन 0। अब यहाँ देखो xb इज़ योर 3 और x2 जो एंटरिंग वेरिएबल है इसके सामने x2 की वैल्यू है 1, तो 3/1 दिस इज़ 3। नीचे xb की वैल्यू है 7 और x2 की उसके सामने जो वैल्यू है दिस इज़ 7, दिस इज़ 1। तो ये मिनिमम जो रेशियो है इनमें से मिनिमम वैल्यू है 1, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम रेशियो जिसे भी कह सकते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल होगा दैट विल बी आउटगोइंग वेरिएबल। ये देखिए ये मिनिमम वैल्यू के सामने जो होगा दिस इज़ योर आउटगोइंग वेरिएबल। यही हम वहाँ भी करते थे, आउटगोइंग वेरिएबल। तो अब क्लियर हो गया कि ये मोस्ट नेगेटिव -8m+1 के करस्पॉन्डिंग वेरिएबल है x2 विल बी द इंटरिंग वेरिएबल और a2 विल बी आउटगोइंग वेरिएबल। तो a2 को रिप्लेस करेगा x2। अब यहाँ तक तो समझ में आया। अब इनका जो इंटरसेक्शन है ये देखिए, ये मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ये की कॉलम हो गया और जो मोस्ट मिनिमम रेशियो वाला था ये पूरा का पूरा की रो हो गया तुम्हारा। दिस इज की कॉलम और दिस इज योर की रो, ये की रो। और जो ये इंटरसेक्शन पे इसका पॉइंट मिलेगा ये 7, दिस इज की एलिमेंट। यही डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा आगे क्या होने जाएगा। देखिए करते क्या है, ये भी मिल गया हमें की रो क्या है, की कॉलम क्या है, और इसके इंटरसेक्शन पे पड़ने वाला एलिमेंट 7 है विच इज़ ए की एलिमेंट यू नो। उसके बाद क्या करते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो की एलिमेंट होता है उसको हम यूनिटी बनाते हैं। अब देखिए यूनिटी बनाने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ 7 नज़र आ रहा है, पूरी रो को, की रो जिसे हम यहाँ कह रहे हैं, पूरी रो को 7 से डिवाइड कर दो। यहाँ 5 होता तो पूरी रो को 5 से डिवाइड करता, 9 होता पूरी रो को 9 से डिवाइड करता। तो पहला काम तो ये करूँगा कि जो मेरा ये की रो है इसको 7 से डिवाइड करके मैं नेक्स्ट बनाऊँगा और तब तक ये ऑपरेशन चलता रहेगा जब तक ZJ माइनस CJ की वैल्यू नॉन नेगेटिव नहीं आ जाती, सारी की सारी वैल्यू। एक काम वो, लेकिन उसी कॉलम में 7 के ऊपर जो एलिमेंट है दिस इज़ 1। क्या करते हैं सिंप्लेक्स टेबल में जो तुम्हारा की एलिमेंट है उसको तो यूनिटी बनाते हैं, 1 बनाते हैं, लेकिन इसके ऊपर या नीचे उसी कॉलम में जो भी एलिमेंट होगा उसको 0 करते हैं। यहाँ एक्चुअली हो क्या रहा, दिस x2 इज ए इंटरिंग वेरिएबल और दिस a2 इज आउटगोइंग वेरिएबल। तो ये जो a2 का जो हमारा कॉलम था 0 1 वही हमें यहाँ करना है, 1 की जगह 0 और 7 की जगह 1। यही सिंप्लेक्स मेथड है डियर। ये करने के लिए देखो अब क्या करा, जो सेकेंड रो है, सेकेंड रो ये तो मैंने कर दिया, इसको 1 बनाने के चक्कर में पूरी सेकेंड रो को 1/7 से मैंने डिवाइड कर दिया। तो ये A1 था पहले वाले में, A1 तो वैसे ही रहेगा, इसका कोफिशिएंट है -m, वो भी ठीक है। A2 जो आउटगोइंग वेरिएबल है इसको रिप्लेस करेगा x2, ये भी लिख दिया। अब x2 का क्या कोफिशिएंट है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में -1, अब ये यहाँ -1 आ जाएगा, ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए ये 7 से पूरी की रो को हम डिवाइड कर रहे हैं 7 से, तो 7 से 7 को डिवाइड किया, इसको 7 से डिवाइड करो, इसको 7 से डिवाइड करो, इसको 7 से डिवाइड करो, और ये था तुम्हारा S1, ये 0 था, 0/7 हो जाएगा, -1/7 हो जाएगा, 0/7 हो जाएगा, 1/7। तो ये काम करना है। ये 7 को 7 से डिवाइड किया तो दिस इज़ 1, ये हो गया तुम्हारा 1/7। ये 7 को 7 से डिवाइड करने के बाद ये आ गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया -1/7, ये हो गया तुम्हारा 0 में 7 से डिवाइड करूंगा दिस इज 0, 1 में 7 से डिवाइड करूंगा 1/7। सेकेंड रो तो हमारी सज गई। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज़, जब ये मेरा 1 मिल गया, ये यूनिट मैट्रिक्स जो भी था, इसके ऊपर मुझे इसको 0 बनाना है, 0। तो ये 0 कब आएगा, जब इस ओल्ड एलिमेंट में से इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, न्यू एलिमेंट यहाँ से लिए जाएंगे जो मैंने की रो को ये एडजस्ट की है। अब देखिए इसमें करूँगा क्या, फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो देखो कैसे निकालूंगा मैं,
जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो, इसको क्या करूँगा, ओल्ड लाइन माइनस न्यू लाइन। देखो कुछ भी मैं हवा में नहीं तीर मारूंगा, जो ओल्ड लाइन है पुरानी वो पूरी लिख डालो, 3 2 1 माइनस 1 0 1 और 0। अब यहाँ देखो न्यू लाइन, देखो इसी के करस्पॉन्डिंग ये न्यू लाइन यहाँ से ली जाएगी जो मैंने यहाँ एडजस्ट करी, 3 माइनस 1 2 माइनस 1/7 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 0 0 माइनस प्लस 1/7 हो जाएगा, माइनस माइनस, और 0 1 माइनस 0 1 माइनस 0। यहाँ देखो 1 ओल्ड, न्यू है यहाँ 0, ओल्ड है 0 और न्यू है 1/7, 0 माइनस 1/7, कुछ नहीं करना, इनकी वैल्यूज़ लिख दो। 3 माइनस 1 दिस इज़ 2 2 7 दूनी 14 में से 1 गया, 13/7 हो गया। 1 माइनस 1 0, यही हमारा इसी वजह से इतना बड़ा चक्कर चला है। ये तुम्हारा 0 प्लस 1/7 1/7, 1 माइनस 0 दिस इज़ 1 और 0 माइनस 1/7 दिस इज़ माइनस 1/7। ये चीज़ यहाँ लिखो, यह है तुम्हारा, दिस इज़ 2, दिस इज़ 13/7, दिस इज़ 0, दिस इज़ 1/7, दिस इज़ 1, ये तो है माइनस 1 माइनस 0, दिस इज़ माइनस 1। तो ये हो गया 2 13/7, ये 1 के ऊपर 0 आ गया, इसी के लिए सारी कसरत हमारी चल रही है। और माइनस 1 माइनस 0 दिस इज़ योर माइनस 1 और प्लस 1/7 हो गया, और ये 1 हो गया यहाँ पे, 1 माइनस 0 और 0 माइनस 1/7 दिस इज़ माइनस 1/7। ये हो गया, ये फर्स्ट रो हमारी एडजस्ट हो गई, सेकंड रो भी हमारी एडजस्ट हो गई। फिर से देखते हैं इसमें, फिर से जेड जे निकालने की कोशिश करते हैं। जेड जे इक्वल टू समेशन सी बी इंटू एक्स बी माइनस 2m माइनस 1, ये हो गया माइनस 2m और माइनस m हो गया, माइनस 1 हो गया, माइनस 1 माइनस 1, ये हो गया मेरा माइनस 13/7 माइनस m और ये माइनस 1/7। तो ये मैं अगर ऐसा भी लिख दूँ माइनस 13m और ये माइनस 1/7, इस तरह से लिख सकता हूँ। ये मेरा माइनस m 0 हो गया, माइनस 1 और ये माइनस 1, दिस इज़ माइनस 1 हो गया। यहाँ देखिए माइनस m ये प्लस m हो गया, ये 0 है यहाँ पे। इसको मैं करूँगा तो माइनस m/7 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस हो गया, तो माइनस m प्लस 1/7 हो गया। आगे करूँगा ये दिस इज़ माइनस m इसके साथ और प्लस माइनस 1 इंटू 0 हो तो माइनस m हो गया। फिर ये करूँगा माइनस m को माइनस 7 से 1/7 से करा माइनस m/7 और ये माइनस 1/7, तो माइनस m माइनस 1/7 ये आ जाएगा। ये कहानी हो गई। अब आप देख रहे हैं इसमें कि मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी है। तो m की वैल्यू फिर से मैंने कहा 100 अगर मैं कंसिडर करता हूँ नेगेटिव प्राइस में, तो माइनस 13m 1300 के आसपास माइनस 1/7, ये ऐसा बैठेगा, ये 1300 माइनस 1300 प्लस 1/7 और ये इतना। तो आप देख रहे हैं कि मोस्ट नेगेटिव वैल्यू यही है हमारी, मोस्ट नेगेटिव। इससे ये तो पता चल गया कि x1 इज़ योर एंटरिंग वेरिएबल, और लेकिन ये नहीं पता कि ये a1 को रिप्लेस करेगा या x2 को रिप्लेस करेगा। तो इसके लिए क्या करता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ xb अपॉन इंटरिंग वेरिएबल, एंटरिंग वेरिएबल हियर इज x1 बट x1 शुड बी ग्रेटर देन 0, ये ध्यान रखना। यहाँ देखिए xb की वैल्यू यहाँ 2 है 2 और यहाँ x1 है तुम्हारा 13/7, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 13/7, 7 ऊपर चला जाएगा 14/13 हो गया। क्यों? दूसरा xb की वैल्यू यहाँ है 1/7 करेंगे तो ये हो गया तुम्हारा 7। तो इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी आ गई, दिस इज योर मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम रेशियो यू कैन कॉल। तो मिनिमम रेशियो के करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल होगा वो तुम्हारा आउटगोइंग वेरिएबल होगा, दिस इज योर आउटगोइंग वेरिएबल, आउटगोइंग
वेरिएबल। तो ये पूरा का पूरा तुम्हारा ये तुम्हारा की रो हो गया इस केस में, और दिस इज योर की कॉलम। तो यहाँ की एलिमेंट जो मिला तुम्हें, दिस इज 13/7 की एलिमेंट, ये ध्यान रखना। ये तो मेरे समझ में आ गया कि एंटरिंग वेरिएबल x1 है और वो किसको रिप्लेस करेगा, a1 को। देखिए अभी हमने जो सेकंड टेबल बनाई थी उसमें क्या हो रहा था कि a2 वाज आउटगोइंग वेरिएबल और x2 एंटरिंग वेरिएबल। मैंने ये भी लिखा हुआ है बिग एम मेथड में कि जो आउटगोइंग वेरिएबल होता है उसको हम आगे के नेक्स्ट इम्प्रूव सिंप्लेक्स टेबल में नहीं शो करते। तो मैं इस a2 को यहाँ हटा भी सकता हूँ, ये किसी काम का नहीं मेरे। इसको इतना भी लिख सकते हैं हम इसको, ये a2 विल बी ड्रॉप्ड इन नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल, वो जो मैंने कर दी। अब देखो इसके आगे इसमें क्या बोला, ये a2 इज ड्रॉप्ड, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है इसमें। यहाँ देखिए अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ मैंने देखा आपको अभी बताया ये एंटरिंग वेरिएबल x1 और a1 इज आउटगोइंग वेरिएबल। तो नेक्स्ट जो मेरी टेबल बनेगी उस आउटगोइंग वेरिएबल को भी मैं ड्रॉप कर दूंगा आगे से इम्प्रूव सिंप्लेक्स टेबल में, उसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं। अब देखिए आप, अब आया मेरा जो मैंने बेसिक चीज़ आपको बतानी थी वो बताई। इसके बाद ये देखिए यहाँ की एलिमेंट है 13/7, दिस इज योर की एलिमेंट, की एलिमेंट इज 13/7। तो मैं या तो ये कह दूँ कि पूरी रो को इसको यूनिटी बनाऊंगा और इसको मैं 0 बनाऊंगा। तो 13/7 है और इसको रिप्लेस कर रहा है a1, तो मेरे को करना क्या है, कोशिश अगर x1 को a1 इज रिप्लेस्ड बाय x1 तो a1 का जो कॉलम था 1 0, भाई मुझे यही बनाना है, इस की एलिमेंट को 1 और नीचे 0, ये जो रो थी, ये जो कॉलम था a1 का जो आउटगोइंग वेरिएबल, वही मुझे एग्जैक्टली यहाँ बनाना है। ये बनाने के चक्कर में मैं क्या करूँगा, पूरी रो को 13/7 से या तो डिवाइड कर दूँ या लिखूँ मैं उसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर दूँ 7/13 से। बात तो एक ही है। देखो पहले इसको सजाता हूँ। बेसिक वेरिएबल अब a1 जो था, a1 इज रिप्लेस्ड बाय x1, तो यहाँ x1 आ जाएगा, x1 आ गया, x1 आ गया और x2 वाज ऑलरेडी देयर, x2 का जो कोफिशिएंट था -1 वो भी लिख दिया मैंने। अब a1 इज रिप्लेस्ड बाय x1, अब x1 के कोफिशिएंट जो है, ये तो a1 का कोफिशिएंट है -1, x1 का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ देखो x1 का कोफिशिएंट यहाँ कितना था -1, तो -1 लिख दिया मैंने। XB अब स्टार्ट करते हैं, x अभी तो यही बनाना है, इंटरेस्टिंग है। मैंने कहा था इस फर्स्ट रो को, क्योंकि की एलिमेंट तुम्हारा फर्स्ट रो में पड़ रहा है, तो जो R1 है इसको या तो 13/7 से डिवाइड कर दो कह दो, या इसके उल्टे से 7/13 से पूरी रो को मल्टीप्लाई कर दो। तो 7/13 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा, 7 दूनी 14, 14/13, कोई दिक्कत नहीं। इसको 7/13 से करूँगा तो इसी के चक्कर में तो सारी कसरत हो रही है, इसके जस्ट उल्टे से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 7/13, 7/13 से 0 को मल्टीप्लाई करूँगा, दिस इज 0, 7/13 को -1 से करूँगा तो -7/13, दिस इज -7/13। इसको मैं करूँगा 7/13 से मल्टीप्लाई, तो 7 से 7 कैंसिल, 1/13 बचेगा। a1 इज योर आउटगोइंग, तो नेक्स्ट टेबल में इसको ड्रॉप कर देंगे इस a1 आर्टिफिशियल वेरिएबल को। अब देखिए ये काम भी मेरा हो गया, फर्स्ट रो इज सेटल डाउन। अब देखिए ये यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट तो मैंने बना दिया 1, लेकिन नीचे कितना है तुम्हारा 1/7, तो कैसे करके ये 0 आएगा भाई। यहाँ देखो ना, ओल्ड एलिमेंट और यहाँ है तुम्हारा 1/7, तो क्या करोगे कि ये तुम्हारा 0 आ जाए, 1/7 और इसको भी 1/7 से मल्टीप्लाई करूँगा R1 को, तो मिल जाएगा, तो ये आ जाएगा R2 विल बी R2 माइनस R1, यानी न्यू लाइन, ओल्ड लाइन, बल्कि यहाँ देखो मैं इसको और कंफ्यूजिंग नहीं करना चाहता, ओल्ड लाइन माइनस R1 के, और इस R1 को मुझे 1/7 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा न्यू लाइन से। यहाँ देखो, देखिए ओल्ड लाइन कितनी थी, उसको उतार डालो, 1/7, 1 0 और -1/7,
ये कहता है इसको -1/7 इंटू न्यू लाइन, ये 1 - 1/7 इंटू न्यू लाइन कितनी है, 14 इंटू 13, ये हो गया। इसको मैं अभी सॉल्व करता हूँ। फिर 1/7 माइनस इसको 1/7 इंटू 1 करा, इसी के चक्कर में ये सब हो रहा है। फिर 1 - 1/7 इंटू 0 न्यू लाइन, ये तुम्हारी ओल्ड थी 0 लिख दिया, -1/7 इंटू दिस वन -7/13, ये हो गया। फिर -1/7 यहाँ था 1/13। अब देखो इसकी कितनी कितनी वैल्यूज आ गई, 7 दूनी 14, 13 में से 2 गया 11/13, और ये इसके चक्कर में 0 हुआ, ये 1 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, एक कट के 1/13, और ये -2/13, ये हो गया। अब ये सारे हो गए। अब देखो मैं क्या करता हूँ, फिर ZJ निकालो। ZJ इज समेशन CB इंटू XB, तो ये हो गया, ये -14/13 और ये -11/13, तो -14/13 -11/13 माइनस कितना हो गया, 25/13। और इसको करूँगा तो -1 और ये -0 हो जाएगा, तो -1 + 0, दिस इज़ -1, दिस इज़ 0, और ये दिस इज़ -1, दिस इज़ -1 इंटू ये 7/13 हो गया, और ये -1/13 हो गया, तो 6/13 हो गया। तो ये देखो ना, माइनस प्लस 7/13 और ये -1/13, दिस इज 6/13 हो जाएगा। फिर -1 को 1/13 से करेंगे तो -1/13, ये -1 को -2/13 से करेंगे, 2 + 2/13, 2/13 में से 1/13 गया, हो गया 1/13, दिस इज 1/13। अब ZJ तो निकल गया। अब नेक्स्ट इज ZJ माइनस CJ, ZJ माइनस CJ, देखिए क्या होगा, -1 में से -1 गया, ये 0, -1 माइनस -1, दिस इज ऑल्सो 0, 6/13 -0, 6/13, फिर 1/13 -0, 1/13। तो आप देख रहे हैं कि ZJ माइनस CJ की सारी वैल्यू 0 या पॉजिटिव हैं, मीन्स सिंस ऑल द values of ZJ minus CJ are greater than equal to 0, एक भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, तो ये साफ नज़र आ रहा है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज obtained, hence the optimal solution is obtained, ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें मिल गया। अब नाउ ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशंस यहाँ देखो, x1 के सामने xb की जो वैल्यू है 14/13, यानी x1 की वैल्यू आ गई 14/13, और जो x2 है इसके सामने xb में जो वैल्यू है 11/13, ये तो सॉल्यूशंस हो गए। अब ये हमने तो पता है ये मैक्सिमाइज z किया हुआ था, तो मैक्सिमम z की वैल्यू हमारी आई -25/13, एंड मैक्सिमम z जो मैंने z स्टार बोला हुआ था, ये है वैल्यू -25/13। लेकिन जो मेन क्वेश्चन था उसमें तो मिनिमम z था हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको मिनिमम में कन्वर्ट कर दो, देन मिनिमम z विल बी, इसको माइनस है तो उसको प्लस कर दो, तो ये होगा 25/13, इट्स योर आंसर। दैट्स इट। If you have found this video interesting and helpful, then please like this video and subscribe my channel. Thank you very much for being with me.